हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। आज के सेशन में हम लोग मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन पर डिस्कशन करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में मैनेजमेंट प्रोसेस का इंट्रोडक्शन एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अपलोड की थी। अगर अभी तक वो क्लास आपने कवर नहीं की है तो वो क्लास आप पहले कवर कर लो सो दैट आपको डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्लियरली समझ आ पाए। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हम पेपर 1 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी क्लासेस अपलोड करेंगे सीक्वेंस वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो आज हमारा सेकंड क्लास है रिलेटेड टू मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। अब बेसिकली देखो, अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो जो मैनेजमेंट का नेचर है उसको लेकर के हमेशा इस तरह की कंट्रोवर्सी रही है कि उसको हम साइंस से कंपेयर करें, आर्ट से कंपेयर करें या दोनों से कंपेयर करें। तो किसी से भी कंपेयर करने के पहले आपको ये समझना होगा कि साइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे विथ मैनेजमेंट और देखेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट जैसा है, साइंस जैसा है या दोनों जैसा। क्लियर? लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट देयर इज अ कंट्रोवर्सी दैट वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट। दिस कंट्रोवर्सी इज वेरी ओल्ड एंड इज येट टू बी सेटल्ड। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो हम क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में, हर एक फीचर्स में पहले साइंस को समझेंगे, फिर उसी से कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। अब देखो, अगर साइंस की बात करें तो साइंस सबने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है। तो साइंस बेसिकली क्या है कि वहाँ सब कुछ, हर एक एक्सपेरिमेंट का एक पर्टिकुलर रिजल्ट मेंशन किया होता है बुक में, और बुक की हेल्प से हम साइंस की पूरी नॉलेज ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कि एक सिस्टम वाइज अगर देखा जाए तो, क्योंकि बुक में सारी चीज़ें मेंशन की रहती हैं साइंस से रिलेटेड, और वो पढ़ने के बाद हमें साइंस की पूरी नॉलेज गेन हो सकती है। हमने साइंस में एक्सपेरिमेंट भी किया है सबने लैब में। तो जो भी आप केमिकल A+B अगर मिलाते हो और जो रिजल्ट बुक में दिया होता है वही सारे स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आता था। कोई भी एक्सपेरिमेंट करो तो जो उसका रिजल्ट हमारे बुक में दिया रहता था वही हम लैब पे जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो सेम रिजल्ट निकल करके आता था। क्यों? क्योंकि साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं ना, वो एक पर्टिकुलर बेस पे बने हैं, जहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट डिराइव किया गया है एंड वही रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। It contains concepts, hypotheses, theories, experimentation and principles to explain cause and effect relationship between two or more factors. क्लियर? अगर साइंस की बात करें तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है, थ्योरीज हैं, और उसी की हेल्प से ना आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता पाते हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब सिंपली क्या हो गया कि इफ़ इन केस मान लेते हैं, जैसे अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, तो हम क्या मानते हैं कि अगर हमें फीवर है, हमें कॉफ है, कोल्ड है, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो ये एक सिम्टम किसका है? कोविड का। तो ये क्या शो कर रहा है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। यहाँ पे सब कुछ आपस में कनेक्टेड है एंड जो भी हमारा कॉज है उसी के बेसिस पे उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंस। सबसे पहला तो देखो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, क्योंकि अगर हम लोग साइंस के प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जब करोगे ना, तो जो रिजल्ट उसका बुक में दिया होगा, कैलकुलेट करोगे बिहार में, वही सेम रिजल्ट मुंबई में भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैलकुलेट की गई हैं। क्लियर? लिखा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट बेसिक ट्रुथ अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। These principles may be applied in all situations, at all time and at all places. तो ये तो क्लियर है कि अगर हम लोग साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो साइंस के प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कहीं भी आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई करो सेम रिजल्ट आएगा, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी प्लेस पे आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके चेक कर सकते हो। मैनेजमेंट ऑल्सो कंटेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, विच कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली, लाइक द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एक बेसिक इसकी नॉलेज दे रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा ये कहता है कि एक पर्सन पे एक ही बॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय के लिए एक से ज़्यादा बॉस होगा ना, तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और किसका छोड़ना है। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली एक बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है, तो ये भी तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप
कि कहीं पे भी इसको अप्लाई करो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अप्लाई करो, आप ये देखोगे कि एक एम्प्लॉय पे जब एक बॉस होता है तो ही वो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइदर बिजनेस और नॉन बिजनेस। तो यहाँ पे हमने मैनेजमेंट को जब साइंस से कनेक्ट किया तो जैसा साइंस है वैसा ही मैनेजमेंट है, कि साइंस के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं एंड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो साइंस में जो भी आपने प्रिंसिपल बनाए हैं, जो भी आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हमने पहले बताया कि वैसे हवा में नहीं बनाए गए, उनके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए, रिसर्च की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसके बाद उस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। लिखा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्चिंग, दैट इज दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक। क्लियर? ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है वो आप अप्लाई करोगे तो कुछ और रिजल्ट निकल करके आएगा, नहीं, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए किसके बेसिस पे गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। वैसे अगर हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की भी बात करें ना, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको भी टाइमली डेवलप किया गया है, और ये डेवलपमेंट किसके बेसिस पे हुआ है? वर्क के बेसिस पे। आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, जो एक मैनेजर का ऑब्जर्वेशन रहा, जो एक मैनेजर का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ओनली ऑन द ओपिनियन ऑफ हेनरी फ्योल। दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल experiences at large number of managers. For example, it is observed that fair remuneration to personnel helps in creating a satisfied workforce. ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि जो लोग आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप उनको फेयर रेम्यूनरेशन दोगे तो उस केस में आप हर एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सिंपली वो आपके यहाँ जॉब ही कर रहे हैं सैलरी के लिए। तो अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन देते हो, मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको आप उतना रेम्यूनरेशन देते हो, तो जितने भी लोग आपके यहाँ जॉब करें, दैट इज़ जो वर्क फोर्स है एक पर्टिकुलर कंपनी की, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। तो सिंपली ये किसके बेसिस पे हमने डिराइव किया है? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बना दिए हम उनको फॉलो करते आ रहे, नहीं, बहुत सारे मैनेजर्स ने उनको एक्सपेरिमेंट किया है, उसको ऑब्जर्व किया है टाइमली, उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना है। तो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन में सिर्फ इतनी सी चीज़ बताया कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो भी लॉजिक्स पे है, वैसे ही जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको भी टाइम के साथ बनाया गया है, वो भी लॉजिक के बेसिस पे बनाए गए प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें सिंपली अभी हमने जो कोविड का एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि इफ़ इन केस साइंस की अगर हम बात करें तो हमें पता होता है कि ठीक है, अगर हमें नॉर्मल फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो उसका रीज़न, उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है कि वायरल हुआ है। बट जैसे कोविड का एक एक्स्ट्रा सिम्टम था कि अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम कोविड का एक स्पेशल सिम्टम मानते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की आपका जो कॉज है उसके बेसिस पे क्या इफेक्ट हो सकता है उसका, ये पहले से बताया जा चुका है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में। लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ले डाउन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स। वैसे ही सेम मैनेजमेंट में भी है, जैसे लैक ऑफ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लीड टू इनइफेक्टिवनेस। हम सब ने ये चीज़ पढ़ी हुई है, वैसे तो अभी हम आगे इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अगर आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पावर नहीं दी गई एक्ट करने की, दैट इज़ इन दोनों के बीच में बैलेंस अगर नहीं हुआ, तो उस केस में आप कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकते, वो इन इफेक्टिवनेस में ही कन्वर्ट होगा। ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि हमें मैनेजमेंट में भी पता होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की हेल्प से कि जो भी सिचुएशन है उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। And last one is test of validity and predictability. Validity of scientific principles can be tested at any time or at any number of times. That is, they stand the time of test. Validity of scientific principles can be tested at any time or any number of times. That is, they stand the time of test. सिंपली बता रहा है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको कितनी बार भी चेक करना है कर लो, कहीं पे भी चेक करना है कर लो, किसी भी टाइम चेक कर लो, हर बार जो रिजल्ट है ना उसका सेम आएगा। Each time these tests will give same result.
Moreover, future events can be predicted with reasonable accuracy by using scientific principles. And scientific principle को यूज़ करके जो फ्यूचर इवेंट्स मतलब जो आगे हो सकता है हम बहुत ही ईजिली उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं. सेम ये चीज़ ना मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल में भी होती है. जैसे अभी हमने एक ऊपर एग्जाम्पल दिया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का. अब ये आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करो, किसी भी जगह पे चेक कर लो, आपको सेम ही रिजल्ट आएगा. मान लो एम्प्लॉय ए है, इसके लिए आपने 2 बॉस अलॉट किए सी और डी, और जो एम्प्लॉय बी है उसके लिए एक ही बॉस है वाई. तो नो डाउट जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना वो बी होगा. आप इस सिचुएशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके भी देख सकते हो. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप किसी भी प्लेस से बिलोंग कर रहे हो, आप इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करके देख सकते हो. आप देखोगे ए इनइफेक्टिव है कंपैरेटिवली बी के. क्यों? क्योंकि ए को इंस्ट्रक्शन देने वाले 2 लोग हैं और बी को इंस्ट्रक्शन देने वाला एक सिंगल बॉस है. और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यही कहता है 1 मैन 1 बॉस. आगे लिखा है एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कैन बी टेस्टेड बाय कंपेयरिंग 2 persons, one having single boss and one having 2 bosses. The performance of first person will be better than second. क्लियर? तो इन चारों पॉइंट को जो कि साइंस से रिलेटेड है उसको मैनेजमेंट से कनेक्ट किया है और देखा गया है कि मैनेजमेंट इन चारों ही फीचर्स को फुलफिल करता है. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो आप कहीं पे भी अप्लाई करो वो एक्सेप्टेबल होंगे, सेम रिजल्ट देंगे. एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन की जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे ही बनाया गया है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा. किसकी हेल्प से? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से. एंड लास्ट वन इज टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को चेक करने की कोशिश करो तो कितनी बार भी चेक करो, किसी भी प्लेस पे चेक करो, उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो सेम ही आएगा. क्लियर? तो इस चारों पॉइंट की हेल्प से हमें ये पता चल गया कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस जैसा तो है. क्लियर? अब हम लोग मैनेजमेंट को कनेक्ट करेंगे विद आर्ट. सेकेंड पॉइंट हमारा मैनेजमेंट इज एन आर्ट. आर्ट सिग्निफाइज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट. अब देखो अगर आर्ट की बात करें तो इसके लिए भी आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हो, इसकी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है. बट वो आपको बहुत सारे पॉइंट्स तो सिखा देगा कि कैसे आपको ड्राइंग बनाना है. बट जब भी हम आर्ट की बात करते हैं ना तो वहाँ आपका अपना पर्सनल जो स्किल है, जो इनोवेशन है, जो नॉलेज है वो बहुत यूज़फुल होती है. क्योंकि अब 2 आर्टिस्ट में डिफरेंस क्यों होता है? दोनों को तो सेम ही नॉलेज मिली है, जो बेसिकली बुक में लिखी थी बॉडी ऑफ नॉलेज तो दोनों को सेम ही मिली है. बट वो डिफ़र कहाँ करते हैं? अपनी सोच में, अपनी पर्सनल स्किल्स में, इनोवेशन में. क्योंकि जो जितना ज़्यादा इनोवेटिव होगा वो उतना अच्छा आर्टिस्ट कहलाएगा. तो यहाँ लिखा है आर्ट सिग्निफाइज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट्स. आर्ट हैज़ अ फॉलोइंग फीचर्स. अब देखो आर्ट को कंपेयर कर रहा है मैनेजमेंट से. लिखा है प्रैक्टिकल नॉलेज. तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए क्योंकि आर्ट में हमने बताया कि इसके लिए भी बुक्स अवेलेबल हैं. बहुत ही ईजिली आप बुक्स परचेज करके उससे आर्ट्स की नॉलेज ले सकते हैं. बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिखाओगे, उस आर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा. क्लियर? ये तो हम सब मानते हैं कि हमने ये सीख लिया कि लाइन कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से हमें ड्राइंग बनानी है. बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके नहीं देखोगे, जब तक आप उसको बना करके नहीं देखोगे, तब तक उस आर्ट्स का कोई मतलब नहीं है. तो आर्ट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है प्रैक्टिकल नॉलेज. Every art requires practical knowledge, therefore learning of theory is not sufficient. It is very important to know practical application of the theoretical principles. Clear? तो प्रैक्टिकल नॉलेज में सिर्फ इतनी सी चीज़ कह रहा है कि आप आर्ट्स की कितनी भी नॉलेज ले लो, बुकिश नॉलेज ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे उस आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. सेम उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी होता है कि ठीक है हमने पढ़ लिया हेनरी फ्योल का, टेलर का, मैक्स वेबर का, सबका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, समझ लिया. बट जब तक आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, तब तक उसकी प्रॉपर नॉलेज आप गेन नहीं कर पाओगे. तो लिखा है फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर कैन नेवर बी सक्सेसफुल जस्ट बाय ऑब्टेनिंग डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट. ही मस्ट हैव ऑल्सो नो हाउ टू अप्लाई वेरियस प्रिंसिपल्स इन रियल सिचुएशंस बाय फंक्शनिंग एज अ मैनेजर. यही चीज़ मेंशन किया कि ठीक है आप बुक की तो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, जो थ्योरी में वो तो सब पढ़ सकते हो, बट जब तक आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं आएगा तब तक आपके लिए वो नॉलेज किसी काम की नहीं है.
तो आर्ट्स में भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए एज वेल एज मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट इज पर्सनल स्किल। ये हमने पहले भी बताया कि आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो पर्सनल स्किल चाहिए। Although theoretical base may be same for every artist, but each one has his own style and approach towards his job. That is why the level of success and the quality of performance differs from one person to another. ये हमने पहले ही बता दिया कि सिंपली हर एक आर्टिस्ट के पास जो बुकिश नॉलेज है वो तो सेम होगी, बट वो उस बुकिश नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो दो आर्टिस्ट हैं, दोनों को बोला जाएगा लैंडस्केप बनाने के लिए, बट जब तक वो अपनी पर्सनल स्किल अप्लाई नहीं करेंगे वो लैंडस्केप दूसरे से अलग नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, एक्सपेरिमेंट, experience and personality. That is why some managers are known as good managers whereas others as bad. उसी को कंपेयर किया है मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट में भी देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो सारे मैनेजर्स को पता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है सब में सारे मैनेजर्स को पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। थ्योरेटिकल नॉलेज सबके पास है, बट उसको किस तरीके से अप्लाई करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये हर एक मैनेजर डिफर करता है। हर एक मैनेजर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, पर्सनालिटी के बेसिस पे वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करता है। एंड ये जो उसकी पर्सनल स्किल है उसी की बेसिस पे कुछ मैनेजर्स को अच्छा माना जाता है और कुछ को खराब। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी, दैट इज इनोवेटिव की बात कर रहा है। अगेन अगर आर्ट्स में बात करें तो थ्योरेटिकल नॉलेज सबके पास है, बट जो जितना ज़्यादा इनोवेटिव होता है वो उतना सक्सेसफुल होता है। सेम मैनेजर्स की बात करें कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है, सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज होती है उनको, बट अगर वो इनोवेटिव है अपने काम में, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे अगर वो कुछ नया कर सकते हैं उसमें ऐड ऑन, तभी उस मैनेजर को अच्छा मैनेजर माना जाता है। Every artist has an element of creativity in line. That is why he aims at producing something that has never existed before, which requires combination of intelligence and imagination. तो सिंपली यही चीज़ बोल रहा है कि भाई लाइन ड्रॉ तो करना सबको आता है, बट हर एक आर्टिस्ट ये चाहता है कि वो जो ड्राइंग बनाए वो सबसे अलग हो, सबसे हट करके हो, और ये तभी पॉसिबल है जब वो इनोवेटिव होगा, उसकी इमेजिनेशन उस लेवल की हो। दैट इज़ क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। नाउ management is also creative in nature like any other art. It combines human and non-human resources in a useful way so as to achieve desired results. It tries to produce sweet music by combining chords in an efficient manner. मैनेजमेंट के लिए भी कह रहा है कि वो क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि अगर वो क्रिएटिव हैं तभी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल है और कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठीक काम कर रही है। क्लियर? क्योंकि बेसिकली मैनेजमेंट की अगर बात करें, सेम वही हमने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो सबके लिए सेम है, बट जो जितना ज़्यादा इनोवेटिव है, जो इंटेलिजेंट है, जिसकी इमेजिनेशन अच्छी है कि इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई अगर किया जाए तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। अगर ये सोच है, ये इमेजिनेशन है कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या थोड़ा बहुत चेंज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी को क्रिएटिविटी बोलते हैं। और मैनेजमेंट के केस में भी क्रिएटिव नेचर होना ज़रूरी है, जो जर्नली होता भी है। नेक्स्ट इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। अब देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सबको पता है। तो आर्ट्स में तो नो डाउट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आदमी परफेक्ट बनेगा। वैसे ही मैनेजर्स के लिए भी है कि उनका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितने टाइम से वो जॉब कर रहे होंगे, जितना इन्वॉल्व होकर के वो जॉब कर रहे होंगे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस, उनमें परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. Every artist becomes more and more proficient through constant practice. Similarly, managers learn through an art of trial and error initially, but application of management principles over the years makes them perfect in the job of managing. यही चीज़ बता रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हैं उनको लगातार अप्लाई करते 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 ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं कि किस सिचुएशन में किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना है। लास्ट वन इज़ गोल ओरिएंटेड। देखो, अगर हम आर्ट्स की बात करें तो वो भी गोल ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। जैसे इफ़ इन केस उन्होंने कोई आइटम चूज़ किया या लैंडस्केप चूज़ किया तो उनका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर ड्राइंग। वैसे अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में मतलब बेसिकली जो मैनेजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन का है, उसको ही अल्टीमेटली मैनेजर अचीव करते हैं।
किसकी हेल्प से? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से। लिखा है एवरी आर्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इट सीक्स टू अचीव कंक्रीट रिजल्ट्स। In the same manner, management is also directed towards accomplishment of predetermined goals. Managers use various resources like men, money, material, machinery, and methods to help in the growth of an organization. तो ओवरऑल अगर मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखें तो प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में ज़रूरी है, पर्सनल स्किल भी है, क्रिएटिविटी भी, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस एंड लास्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। तो ये पांचों ही फीचर्स मैच करता है मैनेजमेंट से। तो एट द एंड अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट साइंस भी है एंड आर्ट्स भी है। तो देखो यहाँ मेंशन किया मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस से कंपेयर करते हैं बेसिकली इसलिए क्योंकि साइंस की अगर बात करें तो ये एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सेम मैनेजमेंट के केस में भी होता है कि यहाँ पे भी आपके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज में सब कुछ अवेलेबल है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अवेलेबल है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एंड अगर हम आर्ट से कंपेयर करें तो आर्ट के केस में ठीक है साइंस की बेसिस पे नॉलेज तो है बट उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है अपनी पर्सनल स्किल अप्लाई करके, ये आर्ट का फीचर्स है और यही सेम फीचर मैनेजमेंट का भी है। मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो सबको पता होता है बट अपनी पर्सनल स्किल अप्लाई करके उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करना है, ये फीचर है मैनेजमेंट का। क्लियर? तो दोनों से ही कंपेयर किया गया है। मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। The above mentioned points clearly reveal that management combines feature of both science as well as art. It is considered as a science because it has an organized body of knowledge which contains several universal truths. It is called an art because managing requires certain skills which are personal possessions of managers. क्लियर? आर्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि सिंपली मैनेजर को अपनी पर्सनल स्किल अप्लाई करनी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो सेम है ना, बट जैसे अगर हम लोग आर्ट की बात करें तो आर्ट में लेट्स से म्यूज़िक है तो म्यूज़िक के लिए जो स्टडी लोग कर रहे हैं वो तो सेम है सारेगामापा, बट किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, कैसे उसमें इनोवेटिव होना है, वही सबसे मेन फीचर है आर्ट्स का। वैसे ही अगर हम लोग मैनेजर्स की बात करें और मैनेजमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो सेम है, सबने पढ़ लिया, बट उसको किस तरीके से इनोवेटिवली अप्लाई करना है, कैसे अपनी पर्सनल स्किल का एप्लीकेशन दिखाना है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन को हम सक्सेसफुल करा सकें, ये मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड आर्ट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो साइंस बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है एंड आर्ट उसी नॉलेज पे कैसे अपनी पर्सनल स्किल अप्लाई करनी है ये बताता है। यही सेम दोनों क्वालिटी की अगर हम बात करें, दोनों फीचर्स की बात करें तो मैनेजमेंट में भी है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फिक्स है, बट हर एक मैनेजर को अपना पर्सनल स्किल अप्लाई करना होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, तभी वो बाकी मैनेजर से अलग परफॉर्म कर पाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब देखो एज प्रोफेशन अगर बात करें, अब प्रोफेशन की बात करें जैसे सीएमए, तो हम सबको पता है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, उनके कुछ अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, उसकी डिग्री आपको लेनी होती है। डिग्री बेसिकली कैसे मिलती है? जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में पास होगे तो आपको डिग्री कौन देगा? ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। और जो डिग्री होल्डर हैं या कह सकते हैं जो मेंबर हैं वही परफॉर्म कर सकते हैं एज सीएमए। बट अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। नो डाउट मैनेजमेंट के लिए भी इंस्टीट्यूट है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं से आपके पास डिग्री होगी तभी आपको एज अ मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजर अपॉइंट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री हो, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके नॉलेज के बेसिस पे भी हम उन्हें एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लेते हैं। क्लियर? तो लिखा है एनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी बिकम्स अ प्रोफेशन provided it satisfies the following characteristics. There must be a systematized body of knowledge which is used either in instructing, advising, or guiding others. Existence of a formal method and system for teaching and training people with that knowledge and skill. A scope for creating posts of consultants for that skill. Formation of an association by such consultants. Existence of a code of conduct among such professional men. एंड रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ मैन। तो यही सिंपली कह रहा है कि एक प्रोफेशन में कन्वर्ट होने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, उस इंस्टीट्यूट के थ्रू एक फिक्स कोर्स होना चाहिए, उससे आपको नॉलेज मिले, उससे आपको ट्रेनिंग मिले
एंड वही आपको डिग्री देगी सो दैट आप उनके मेंबर बन पाओगे। फिर उस आप पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हो। क्लियर? तो प्रोफेशन मतलब जैसे सीएमए हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, लॉयर हो गया, ये सब प्रोफेशन है, डॉक्टर है। बट मैनेजमेंट की बात करें तो ये अब तक प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। बाय क्लोजली स्टडिंग द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट we find that it does not satisfy all the characteristics in full, although attempts are going on to develop it into a fully fleshed प्रोफेशन। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि मैनेजर्स भी सिर्फ वो बन पाएंगे जिनके पास एमबीए की डिग्री होगी, बट अभी ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। अभी जिनके पास एमबीए की डिग्री है वो भी एज अ मैनेजर अपॉइंट हो सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनको भी एज अ मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे और किस तरीके से आप सिचुएशन को डील कर रहे हो इसके बेसिस पे भी आपको एज अ मैनेजर अपॉइंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, इसको 3 चीज़ से कंपेयर किया गया, साइंस से, आर्ट से एंड प्रोफेशन से। तो साइंस और आर्ट तो ये है, बट प्रोफेशन की तरह ये नहीं है। अब देखो सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। एग्जाम में बेसिकली जो लिखने का तरीका है वो ये है कि आपको हेडिंग्स तो एज इट इज़ लिखनी होगी, बट जो कंटेंट है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अभी तो जो पेपर पैटर्न चल रहा है वो एमसीक्यूज बेस्ड चल रहा है, तो आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है। बट अभी फ्यूचर में जब ऑफलाइन एग्जाम होगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे पहले पैटर्न था कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछता था एग्जाम में, जो जहाँ पे आपको डिटेल आंसर करना होता था, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि आपको हेडिंग याद होनी चाहिए एंड कंटेंट आप बहुत ही ईजिली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसीलिए हमने सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में समझा दिए हैं कि कहीं भी आपको कुछ भी मगअप ना करना पड़े, सिर्फ हेडिंग आपको याद रखनी है, फिर कंटेंट तो आप अपने हिसाब से लिख लोगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है, वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना। एंड स्टिल इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल भी है, साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया हुआ है, सो दैट जो भी क्लासेस हम अपलोड करेंगे उसकी डिटेल आपको टाइमली मिल जाएगी। हम बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज़ भी अनाउंस करेंगे फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। उसकी डिटेल भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बता दें कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमारा एक सेकंड चैनल है, सीए काजल डिरोलिया, जहां हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बहुत जल्दी सीएमए फाउंडेशन की स्टडी मटेरियल भी वहाँ हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वो सब हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे। बट कॉन्सेप्ट सेशन के लिए आप वो चैनल ज़रूर प्रेफर करना, वहाँ आपको डिटेल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा विद डिटेल नोट्स। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।